दोस्तों, तमिलनाडु में डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने बयान दिया है कि उत्तर भारत की महिलाएं रसोई में काम करने और बच्चे पैदा करने तक सीमित हैं, जबकि तमिलनाडु की महिलाएं शिक्षा और करियर पर फोकस करती हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट सुनकर के तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो है वो और ज्यादा गहरा हो रहा है, लेकिन अगर कोई सांसद कुछ कह रहा है तो उसको आइसोलेशन में तो देख नहीं सकते। हाल ही में डिलिमिटेशन की चर्चा जो है वो जोरों से चल रही है। एज यूजुअल अपोजिशन उसका विरोध कर रही है। विरोध में मेन मुद्दा वो लेकर के आ रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और फर्टिलिटी रेट। देखिए, एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है। डिलिमिटेशन मतलब लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है, सो दैट हर क्षेत्र में लगभग समान संख्या रहे और जनप्रतिनिधित्व जो है वो एप्रोप्रिएट हो जाए। ये प्रक्रिया आखिरकार 1971 कंसेंसस के आधार पर फ्रीज की गई थी। तब से लेकर के अब तक हमारा देश जो है वो काफी बदल गया है, डेमोग्राफी भी बदल गई है। लेकिन अगर मारन के कमेंट्स पर ही बात करें तो क्या ये दावा सच है? क्या नॉर्थ की पॉपुलेशन सिर्फ महिलाओं के ज्यादा बच्चे पैदा करने से बढ़ रही है? एक समय था जब साउथ की पॉपुलेशन नॉर्थ से ज्यादा थी, इसलिए ही आज वहां पर सीटों की संख्या जो है वो ज्यादा है। नॉर्थ में पिछली सेंसस और डिलिमिटेशन के आधार पर सीटें कम है, तभी तो वहां पर और करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों पर एक सांसद, और साउथ में करीब 14 से 15 लाख लोगों पर एक सांसद है। ये तो अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। इसको डिटेल में समझाएं तो ऐसा है कि दुनिया में हर जगह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है। ये 3 फेज में होता है, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता क्या है। ये एक थ्योरी है जो बताती है कि कोई सोसाइटी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेज से गुजरती है। इसमें पहला फेज यानी प्री ट्रांजिशन या हाई स्टेशनरी फेज होता है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ऊंची होती है, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन बीमारियां, महामारियां, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मौतें और भी ज्यादा होती हैं। नतीजा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत कम या स्टेबल रहती है। ये चरण ज्यादातर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में देखा जाता है, जैसे कि 18वीं सदी से पहले का यूरोप या फिर भारत। दूसरा फेज यानी ट्रांजिशन फेज होता है, जिसमें डेथ रेट जो होता है वो तेजी से गिरता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं, टीकाकरण, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जन्म दर जो है वो अभी भी ऊंचा रहता है, क्योंकि लोग बड़े परिवारों की परंपरा से बंधे होते हैं। नतीजा ये होता है कि जनसंख्या में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होती है। ये फेज डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है। तीसरा फेज यानी पोस्ट ट्रांजिशन या फिर लो स्टेशनरी फेज में जन्म दर भी गिरने लगती है। एजुकेशन, फीमेल लिटरेसी, अर्बनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लोग कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। मृत्यु दर पहले से ही कम है, तो जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है या स्थिर हो जाती है। आप समझिए कि विकसित देश यहां पहुंच चुके हैं। अब यूरोप का उदाहरण लें। यूरोप ने 18वीं और 19वीं सदी में अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शुरू किया। 1750 के आसपास यूरोप पहली चरण में था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज से 1800 से 1900 तक दूसरे चरण में आया, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 20वीं सदी तक शिक्षा और शहरीकरण से तीसरी चरण आया। जन्म दर गिर करके 10 से 15 प्रति हजार हो गई। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की जनसंख्या 1801 में 8.9 मिलियन थी, जो 1901 तक 32.5 मिलियन हो गई थी, जो दूसरा चरण था। लेकिन 2001 तक सिर्फ 59 मिलियन, जो कि तीसरा चरण था। भारत की बात करें तो हमारा ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा देर से शुरू हुआ था। 1871 से लेकर के 1921 तक भारत मुख्य रूप से पहले चरण में ही था। 1871 में भारत की जनसंख्या लगभग 238 मिलियन थी, ब्रिटिश भारत था वो, जो 1931 तक 279 मिलियन हो गई। वृद्धि जो थी वो धीमी थी, क्योंकि प्लेग, अकाल और महामारियां जैसे 1918 का इन्फ्लुएंजा, इससे मौतें ज्यादा हुई थी। जन्म दर 40 से 45 प्रति हजार और मृत्यु दर भी इतना ही था। आजादी के बाद 1950 से लेकर के 60 के दशक में हम दूसरे चरण में आए, जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। मलेरिया नियंत्रण, टीकाकरण से मृत्यु दर गिर करके 20 से 25 प्रति हजार हो गई, लेकिन जन्म दर 40 के आसपास ही रही। 1951 में 361 मिलियन से 1971 तक 548 मिलियन हो गई, 52% की वृद्धि थी। लेकिन भारत एक समान नहीं है। हमारा देश बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देर से आया। हम इसे 4 हिस्सों में बांट करके देखें तो नॉर्थ यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, साउथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ईस्ट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम, और वेस्ट महाराष्ट्र और गुजरात। इनमें ट्रांजिशन अलग अलग समय पर हुआ, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जो था वो बिल्कुल अलग अलग गति से हुआ था। जैसे 1871 से 1931 तक पूरे भारत में ग्रोथ धीमी रही। नॉर्थ में लगभग 70 मिलियन से 100 मिलियन, साउथ में 50 मिलियन से 70 मिलियन, ईस्ट में 40 से 60 मिलियन, वेस्ट की 30 से 45 मिलियन, सभी पहले चरण में। लेकिन दक्षिण में ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वास्थ्य बेहतर था, इस वजह से 1931 से 1971 में दूसरे फेज की शुरुआत हुई, जब देश में कुल 279 मिलियन से 548 मिलियन आबादी थी। साउथ में सबसे ज्यादा, लेकिन 1971 तक साउथ की पॉपुलेशन ग्रोथ दर गिरने लगी। मतलब कि 1971 में साउथ वाले अपने तीसरे फेज में एंटर कर रहे थे, उस वक्त नॉर्थ वाले अभी अपने दूसरे फेज में एंटर ही कर रहे थे। 1971 से 2011 में थर्ड फेज आया, लेकिन अब साउथ तीसरा चरण पूरा कर रहा है। 1971 में दक्षिण की वृद्धि दर 23% थी, जो 2011 तक 13% रह गई। केरल 1988 में रिप्लेसमेंट लेवल TFR 2.1 पहुंचा, अब 1.6 है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सब नीचे जा चुके हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया अब इसमें एंटर कर रहा है।
1971 में नॉर्थ की वृद्धि 37% रही, जो 2011 तक 18% ऊपर रही है। अब 1971 में दक्षिण तीसरा चरण पूरा कर रहा था, जबकि उत्तर अभी भी प्रवेश कर रहा है। ये अंतर शिक्षा, महिलाओं और भागीदारी और पारिवारिक नियोजन से आया, ना कि किचन बाउंड होने से। अब डिलिमिटेशन की ही बात करते हैं तो डिलिमिटेशन लोकसभा सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि हर सांसद लगभग इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन करे। अब क्योंकि पहले दक्षिण की जनसंख्या हिस्सेदारी ज्यादा थी तो उनको सीटें ज्यादा मिली, लेकिन अब उत्तर की जनसंख्या तेज बढ़ी तो वे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। फॉर एग्जांपल 2011 जनगणना पर बेस पर राजस्थान के जयपुर में लगभग 21 लाख लोग प्रति सांसद हैं, लेकिन केरल का तिरुवनंतपुरम 15 लाख लोगों पर एक सांसद है। ऐसे ही बिहार में औसत 26 लाख लोगों पर एक सांसद है, जबकि तमिलनाडु में 18 लाख लोगों पर एक सांसद है। उत्तर प्रदेश में यही संख्या 25 लाख प्रति सीट है। अब बताइए, क्या ये सही है? क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है? ये असमानता लोकतंत्र को कमजोर करती है। नॉर्थ के वोटरों का प्रतिनिधित्व कमजोर है, और ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सीटों का बंटवारा तब हुआ जब साउथ की पॉपुलेशन ज्यादा थी, और आज जब डेमोग्राफिक चेंज आ गया है तो नॉर्थ की सीटें बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर महिलाओं का अपमान करने की बजाय समझें कि ट्रांजिशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दक्षिण पहले विकसित हुआ, उत्तर अब पकड़ रहा है। डिलिमिटेशन जरूरी है ताकि अभी की आवाज बराबर हो। दयानिधि मारन जैसे लोग तो इसे नॉर्थ साउथ की लड़ाई बना देना चाहते हैं। चंद वोटों के लिए वे नॉर्थ की ओर रहने वाली महिलाओं का अपमान कर देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि डिलिमिटेशन में सही रिप्रेजेंटेशन दिया गया तो शायद उनकी 2 से 4 सीटें कम ही हो सकती हैं। उनको चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने चुनावी फायदे के लिए वे करोड़ों उत्तर भारतीयों को अंडर रिप्रेजेंटेड रखना चाहते हैं। आपके क्या विचार हैं, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।